नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विषय, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मसला जब भी चर्चा हुई है इस पर सियासत भी हुई है और यही कारण है कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के निर्देश होने के बावजूद भी अब तक भारत में समान नागरिक संहिता का निर्माण नहीं हो पाया है। हालांकि आए दिन इस मुद्दे पर चर्चा जरूर हुई है। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार होगा। इससे पहले की बात करें तो कोई और भी बीजेपी शासित राज्य ऐसा ऐलान करते और वहां के नेता ऐसे बयान देते नजर आएंगे, तो क्या कश्मीर और राम मंदिर के बाद बीजेपी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना वादा पूरा करके दिखाने वाली है? इसे लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले कहां कहां बयान दिए गए हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। क्यों इसकी जरूरत है? क्या ये केवल वोट जुटाने का या पोलराइजेशन करने के प्रयास का एक जरिया माध्यम है, एक जरिया के इसे लेकर दरअसल हम चर्चा करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू हो सकता है, जो बयान दिया गया है उसके मायने क्या है और भारत में इससे पहले कहां पर ये लागू है, बीजेपी को आखिरकार इसकी क्यों जरूरत महसूस होती है, इसे लेकर भी हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रवीण अत्रे जी, कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर सिंह ढुल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, विभा पांडे प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, प्रवक्ता इनेलो कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी का चर्चा में। अत्रे साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, बीजेपी को क्यों लगता है कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है? देखिए, ऐसा है ज्योति, बीजेपी को नहीं, देश के लिए जरूरी है, देश की अखंडता के लिए जरूरी है। और अलग अलग अगर पर्सनल लॉ रहेंगे तो वो देश की अखंडता के लिए ठीक नहीं है, इस बात को समझना होगा। संविधान सभा में जिस विषय पे चर्चा होती है और संविधान के अंदर जिस विषय को डायरेक्ट प्रिंसिपल के तौर पे ऐड किया जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक नहीं कई बार ये कह चुका है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं कर रही सरकार। आप समझिए, ये विषय क्योंकि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, हमारे देश के अंदर जो क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए एक जैसा है। जब क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक जैसा है तो सिविल लॉ सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं? विषय को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, जब हम सिविल कोड की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि सिविल कोड का मतलब कि जो शादियां हैं, विवाह, उसके अंदर किस तरह के नियम कायदे रहे। अब जैसे हम बात करते हैं हिंदू धर्म के अंदर, सिख पंथ के अंदर, जैन, बौद्ध, सभी में लड़के की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष। लेकिन कुछ ऐसे धर्म है जहाँ पे लड़की की शादी की आयु जो है कम है। ऐसा क्यों? क्या ये उन बच्चियों के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी शादी एक सही आयु में जाके हो? संपत्ति का बंटवारा किस तरह से हो? जो का तलाक है, तलाक के ऊपर जब हिंदुओं का, सिखों का, बौद्धों का, जैनों का अगर मान लीजिए तलाक होता है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में जाके कानूनी तरीके से तलाक होता है। लेकिन अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहां पे वो पर्सनल लेवल पे ही तलाक हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ये विषय देश के लिए जरूरी है और देश के साथ साथ सबके लिए एक समान कानून हो, सब कानूनी दृष्टि में एक जैसे हो, ये महत्वपूर्ण है। जी ढुल साहब, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसे लेकर? क्योंकि बीजेपी तो ये मानती है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं बल्कि सभी जो नागरिक हैं देश के उनको जरूरत है। देखिए, संविधान सभा ने जिस समय पर आर्टिकल 44 लेकर के आई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, वहां पर यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्र जो है, स्टेट जो है, सभी के लिए बराबर एक समान जो है कानून, सिविल कोड जो है लेकर के आएगा और उसके लिए प्रयास करेगा। यहाँ पर दिक्कत यही है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कानूनन तौर पर तो मजबूर नहीं किया जा सकता कभी भी कोर्ट को उसको इन्फोर्स करने के लिए। हाँ, लेकिन सरकारें इसके ऊपर काम कर सकती है। मैं कहता हूँ कि भाई एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है मैं बता दूं। हमारे लिए जितना आसान हमको ये लगता है उतना आसान ये करना और इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं है। यही कारण है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार भी रही है, भाजपा की भी पहले भी सरकार रही है, दोबारा सरकार बनी है। इतना आसान कार्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका पर्सनल लॉ है, यानी कि शादी विवाह और प्रॉपर्टी को लेकर के जो कानून है वो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है हिंदुस्तान के अंदर। यानी कि समझिए कि भी हरियाणा के अंदर भी अलग होगा, पंजाब के अंदर अलग होगा तो यूपी के अंदर अलग होगा।
तो ये बड़ी एक समस्या है। यहाँ पर कबीलों के अंदर अलग कानून है, यहाँ पे धर्मों के अंदर अलग कानून है, यहाँ पर कास्ट के अंदर एक अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, तो ट्राइब्स के अंदर अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर महिला प्रधान समाज है तो अपने उत्तरी भारत के अंदर पुरुष समाज जो है प्रधान समाज है। तो जैसे प्रवीण जी ने कहा कि हिंदू जो है, जैन, बुद्धिज्म, बुद्ध और सिख, इन सब के लिए बराबर कानून है, तो बाकियों के लिए क्यों नहीं है? इसका भी एक कारण है कि ये जो सभी के सभी धर्म हैं हिंदू धर्म से निकले हुए हैं, और जब भारत आजाद हुआ तो 1952 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट जो है, पर्सनल लॉ, उस समय पर एक बराबर करके और उसको बना दिया गया था। केवल एक चीज छोड़ी थी, अलग की गई थी, वो ये है कि भी आपकी शादी करने का तरीका कैसे होगा, केवल इसको टच नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो है मैं कहता हूं कि बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको लागू होना चाहिए, और सरकार यदि कर पाएगी तो एक मैं विपक्ष के रूप में जो है कांग्रेस का उनको समर्थन भी रहेगा। इस बात को मैं लेकर के आश्वस्त करता हूं। इनके कॉम्प्लिकेशंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस चीज को लेकर के मेरे हिसाब से इनको बहुत डिटेल में डेलिब्रेशन की जरूरत है, क्योंकि गुजरात में भी भाजपा ने ऐसे एक घोषणा की है, और मेरी जानकारी में हिमाचल और उत्तराखंड में भी की है, वहां पर कमेटियां बनी हैं, बट अभी तक कोई कंक्लूसिव आइडिया नहीं मिला है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करना ज्यादा आसान होगा बनिस्पत इसको राज्य स्तर पर लागू करने की। जी अत्रे जी, रविंद्र ढोली कहते हैं हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन ये कहाँ फिजिबल हो पाएगा या फिर बहुत मुश्किल होगा इसे लागू करना? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुश्किल तो धारा 370 को हटाना भी था। धारा 370 के बारे में तो ये कहा जाता था कि अगर हाथ लगाया तो हाथ जल जाएगी। धारा 370 के बारे में क्या क्या बयान नहीं आते थे। लेकिन अगर आप सभी नागरिकों के लिए एक कानून बनाना चाहते हैं तो प्रयास तो करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखिए इन्होंने कहा कि पहले भी बीजेपी की सरकार रही है, हम तो पिछले 71 साल लगातार इस विषय पे मांग उठाते रहे। जनता ने जब जब हमें मौका दिया, जितने सामर्थ्य हमारे अंदर था, जितने बड़ी सरकार जिस हिसाब से हमारी जनता ने बनवाई, उतने हमने इसके ऊपर प्रयास किया, कुछ ना कुछ कदम हम आगे बढ़े। लेकिन जो ये कह रही है कि हर स्टेट में अलग अलग, पंजाब में अलग, यूपी में, देखिए समझना क्या है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे सजा मिलेगी, ये महत्वपूर्ण है। सजा कितनी मिलेगी ये हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है कि हरियाणा के अंदर 5 साल हो, पंजाब में 2 साल हो, या कहीं पे 10 साल। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि सजा मिलेगी, ये महत्वपूर्ण है। मतलब अगर प्रदेशों के अंदर एक और चीज जो है, वकील है रविंदर जी, बहुत बेहतर जानते हैं कि जब उत्तराखंड के अंदर इसके ऊपर पैनल बनाया गया, हिमाचल में पैनल बनाया गया, गुजरात में इस बात की घोषणा की गई, तो उद्देश्य ये था कि हर किसी से चर्चा करके, समाज के हर वर्ग से वार्ता करके फिर इसके ऊपर आगे बढ़ा जाए। तो जब हम चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, सबकी राय लेंगे, तो जिस तरह से जो पैनल बनाए हैं रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में, उनका उद्देश्य भी ये है कि सबसे चर्चा की जाए, व्यापक चर्चा हो, उसके बाद इसके ऊपर आगे बढ़ा जाए। राजकुमार जी आपसे भी समझेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी कहती है कि इसकी जरूरत तो है और पूरे देश को है, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को या सरकार को, बल्कि सभी नागरिकों को है कि समान नागरिक संहिता हो देश में। अब कांग्रेस कहती है हम स्वागत को तो तैयार हैं, लेकिन क्या इसे लागू कर पाना इतना आसान होगा? हालांकि बीजेपी के अब तक की कुछ फैसलों की बात करें तो बहुत बड़े और बोल्ड फैसले भी बीजेपी ने लिए हैं सरकार में आकर। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ आज कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी से कि वो इसका स्वागत करेंगे और सरकार का समर्थन भी करेंगे। बाकी सरकार को करना है कैसे लागू करती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, फैसला कैसे होगा। क्योंकि आमतौर पर खासकर इस मुद्दे कांग्रेस की जो छवि रही है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या 3 तलाक का मुद्दा हो या दूसरे इस तरह के जटिल मुद्दे हो जो बीजेपी के एजेंडे पे भी रहे हैं, उनका विरोध करने की रही है। उसी का परिणाम है कि अक्सर कांग्रेस पर देखते आए कि तुष्टिकरण का आरोप लगता है। अगर वो कांग्रेस की सोच में परिवर्तन का परिचय के जो कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी है तो मुझे लगता है सुखद है और उसका स्वागत भी करना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय हित में देखना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, यह मुद्दा निश्चित रूप से बहुत जटिल है। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा, आपने भी सवाल उठाया कि क्या आसान होगा। सवाल आसान का या मुश्किल का नहीं है, सवाल सही और गलत का होता है। अगर संविधान के निर्देशक तत्वों में स्टेट पॉलिसी के ये है तो संविधान की शपथ लेके बनने वाली सरकारों की ये जिम्मेदारी थी और संवैधानिक जिम्मेदारी थी किस दिशा में प्रयास करते।
लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ, ये हम सभी जानते हैं जी। तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है वो भी बताने की जरूरत है। जहां तक सवाल है कि संभव होगा कि नहीं होगा, पहली जरूरत है कि आपके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि नहीं सही काम करने की। अगर है तो कोई काम दुनिया में असंभव नहीं होता, मुश्किल हो सकता। आपने खुद उदाहरण दिया कि भाजपा सरकार के कई फैसले ऐसे हैं जो मुश्किल नजर आते थे लेकिन हुए। भाजपा प्रवक्ता ने तो उदाहरण भी दे दिया धारा 370 का। ये बात सही है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। ये अलग बात है कि 1980 में भाजपा बनने के बाद से या उससे पहले जनसंघ के भी राजनीतिक एजेंडा में 3-4 चीजें रही। धारा 370 का सवाल हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल हो, 3 तलाक का सवाल हो, या अयोध्या में राम मंदिर का सवाल। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है, लोग आपसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आपको उस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो। अब मैं आता हूं कि मुद्दा ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, एक देश में धार्मिक या जातीय या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग कानून हो तो मुझे लगता नहीं कि उसका बहुत अच्छा संदेश जाता है। और अगर ऐसा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हो तो ये अपने आप एक बड़ा सवालिया निशान भी है। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा में बयान क्यों दिया गया। इससे पहले उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बन चुकी है। यह कमेटी मई में बनी। अब हम जब लोग चर्चा कर रहे हैं, दिसंबर शुरू हुआ है। उस कमेटी के बनने के बाद से तमाम वर्गों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद लगभग 3.25 लाख सुझाव इस कमेटी को मिले हैं और उन पर वो चर्चा कर रही है। ऐसी ही कमेटी 29 अक्टूबर को गुजरात में बनाने की घोषणा वहां के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने की है। असम और हिमाचल इसके पक्ष में है, वो भी इस तरह की कमेटी बनाने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी 2 दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि अलग अलग राज्य प्रयास कर रहे हैं तो ये केंद्र के स्तर पर होना चाहिए, जैसा रविंद्र ढुल जी ने कहा, या राज्य अपने स्तर पर पहल करें। इसमें दोनों बातें संविधान की, क्योंकि आर्टिकल 44 में है जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में, टेरिटरी में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। बिल्कुल। तो उससे ध्वनि ये निकलती है कि ऐसा कानून केंद्र के स्तर पर बनना चाहिए। लेकिन इस कानून के बनने के बाद, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता बनने के बाद जो चीजें प्रभावित होंगे, जो क्षेत्र प्रभावित होंगे, वो है विवाह है, तलाक की प्रक्रिया है, विरासत के झगड़े हैं, संपत्ति के बंटवारे हैं, और ये तमाम जो चीजें हैं वो आती हैं राज्य के अधिकार क्षेत्र। यानी राज्य भी अपने स्तर पर इस संबंध में कानून बना सकते हैं। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगर ज्यादातर राज्यों में इस तरह की कमेटी बने और चर्चा करे समाज के सभी प्रतिनिधियों से, तो एक आम राय बन के सामने आएगी, सहमति के बिंदु उभर के सामने आएंगे और कानून बनाना आसान होगा। अगर केंद्र सरकार भी इस स्तर पर प्रयास करे तो बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 से अधिक बार ये इच्छा जताई है इस दिशा में काम किया जाना चाहिए, और सवाल भी उठाया कि इस दिशा में कोई प्रयास अभी तक क्यों नहीं। बिल्कुल, अदालतों में काफी मामले वो हैं जिनका निपटारा जल्दी हो सकता है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो, ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं। विभा पांडे जी, अभी जो सुझाव दिया गया राजकुमार सिंह जी की ओर से, ढुल साहब भी कहते हैं, हालांकि राजकुमार जी का कहना कि सरकारों को डिसाइड करना कि या कि पूरे देश में लागू किया जाए या फिर राज्यों में, आपकी पार्टी का क्या सुझाव है? क्या हरियाणा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए या फिर पूरे देश में भी इसे लागू कर दिया जाए? ज्योति जी, ये जो चीज़ है यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य स्तर पर किया जाए, प्रदेश स्तर पर किया जाए या राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, तो इसके लिए मैं पहले ये कहूँगी कि पहले आने दीजिए कि इसके क्या क्लॉजेस है। हमारी जो कमिटीज़ होंगी, जैसे या तो प्रदेश लेवल पर होंगी या राष्ट्रीय लेवल पर होंगी, वो अपना सुझाव दें। उसमें कई अमेंडमेंट्स है, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाए कि राष्ट्रीय लेवल पर रोल आउट किया जाए या प्रदेश लेवल पर रोल आउट किया जाए। जैसे आपने खुद अभी कहा कि जो एग्जिस्टिंग केसेस है उनके ऊपर बहुत मैटर करेगा, उनको इम्पैक्ट करेगा। आप आज से कह दो कि आज से लागू हो रहा है, तो जो केसेस ऑलरेडी रनिंग है कोर्ट में उनका क्या होगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर प्रदेश को देखना चाहिए कि कब वो ये लागू किया जाए, कब उनके लिए भलाई है, और कितने लॉज होने चाहिए और जो उनके प्रदेश के लिए भले के लिए हो।
सारे नागरिकों के भले के हो। तो इसलिए हमारी पार्टी ये कहती है कि अभी आने दीजिए, उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं हम अपने सुझाव भी देंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो एज इट इज लागू करना चाहिए क्या या उसके इतना अंदर स्पष्ट amendments है हैं। कि जेजेपी चाहती है कि लागू हो? इतना तो साफ है ना कि लागू हो। देखिए, जब तक जो चीज पता नहीं है, पूरा क्लियरली पता नहीं है, सारे लॉज कैसे कह दे कि लागू है, पर उसके अंदर आने दीजिए पहले। अभी तो बातें हो रही है कि कमिटी बनाई जाए, अच्छा। एक बार आने दीजिए उसे लोकसभा में, राज्यसभा में, कॉन्स्टिट्यूशन संबोधन में करने दीजिए, उसके बाद बताएंगे ना कि करना है। अभी तक अभी तो आपका स्टैंड सिर्फ क्लियर नहीं है कि आप लोग साथ हैं या फिर नहीं? अभी समान नागरिक संहिता को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, अभी यूसीसी को ये लेकर सिर्फ बोला जा जेजेपी रहा है। बीजेपी के साथ है या फिर नहीं, अभी इसको लेकर आप लोगों ने फैसला नहीं किया है ना? ज्योति जी, अभी सिर्फ बोला जा रहा है कि लागू हो, लागू हो, लागू हो। उसके अंदर क्या क्लॉजेस है, किस तरीके से लागू हो, अभी हमें खुद ही नहीं पता कि राष्ट्र पर होगा, प्रदेश पर होगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं। एक बार क्लैरिटी आएगी तब तो बताएंगे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, मूल बात तो पता है ना कि क्या चाहिए इससे, वो तो पता है कि क्या चाहिए इससे, कि सभी धर्म, जाति, क्षेत्र से ऊपर उठकर सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, अभी क्या है कि 70 साल से चलिए, तो हमारा मैं देश समझ चल ही गई हूँ रहा था। आपका जवाब। अब अगले उत्तर में आप बताइएगा। इनेलो प्रवक्ता से कृष्ण कुटिल जी, आपसे मेरा सवाल होगा, अभी तक देखिए आपने सभी प्रवक्ताओं को भी सुना के, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको भी सुना के, अब बीजेपी कहती है देश के सभी नागरिकों की ये जरूरत है कि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। इसके बहुत सारे फायदे हैं कि पर्सनल लॉ जो अलग अलग जाति या धर्म के आधार पर है उनसे ऊपर उठने की जरूरत है। हालांकि जेजेपी अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है, कोई फैसला नहीं ले पाई है कि हम इसके साथ होंगे या फिर नहीं, लेकिन इनेलो का क्या मानना है, क्या हरियाणा जैसे राज्य में इसकी जरूरत है? देखिए ज्योति जी, इसके अंदर जो हमारा संविधान है और संविधान के आर्टिकल 44 के अंदर जो है कि ये प्रावधान है कि जो हमारा ये सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, यानी समान अधिकार जो है कि कानून वो सब के लिए हो। तो ये जो है जो कदम है तो अच्छा है कदम, बशर्ते जो है कि सबकी सलाह मशवरे के साथ जो है कि इसको किया जाए। अगर जो है कि सलाह मशवरा ना करके, जनता से बातचीत ना करके और इस पर कोई बैठक ना बुला करके अगर इस पर बयानबाजी करें तो इसका सीधा मतलब है कि धर्म और जाति के नाम पर जो है कि राजनीति है और जो है ये एक तुष्टीकरण की राजनीति जो है कि बीजेपी जो है कि करना चाहती है। अच्छा, लेकिन संविधान के अनुरूप जो है ये कानून है और ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान का जो प्रियम्बल है और संविधान की जो हमारी मूल प्रस्तावना है, ये हमारी मूल प्रस्तावना जो है कि यहाँ पर हम भारत के लोग हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है कि हमारा संविधान वो प्रदान करता है। और भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सब धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं और उनकी स्वतंत्रता जो है कि इसी के अंदर है कि वो अपने धर्म को अपने अनुरूप जो है कि वो मानने का प्रयास करें। दूसरा जो है, जो संविधान के आर्टिकल 44 के अंदर जो प्रावधान है, अगर सरकार बीजेपी इसको लेकर के आई है। हेलो जी बताइए, बात पूरी कीजिए। हेलो जी कुटिल जी, सुन रहे हैं आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये कट ही गया। चलिए, आपका फोन शायद डिस्कनेक्ट हुआ, कि एक बार फिर से आपको जोड़ेंगे चर्चा में। प्रवीण अत्री जी, आपने सुना अभी इनेलो प्रवक्ता ये कहते हैं अच्छी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ जाए, लेकिन बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं, जो कि इनेलो का कहना है कि तुष्टीकरण ना हो, धर्म या जाति को लेकर इसके माध्यम से कोई राजनीति ना हो, इसको कोई जरिया ना बनाया जाए इसका। जी 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 जी, देखिए पहली बात तो ये है कि अभी एनएलडी के प्रवक्ता जो है प्रेम्बल पढ़ रहे थे संविधान का और उसमें उन्होंने बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब ज्योति जी समझना ये होगा कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून क्यों?
बिल्कुल। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही ये है कि सभी एक समान, यही हमारा विषय है। दूसरी बात कि वो कहते हैं जी तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए यहाँ आके थोड़ा सा तकलीफ होती है जब इस तरह की राजनीति विपक्षी मित्र जो है करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और देश की बात करती है तो आप अगर ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण कर रही है तो सीधा सा मतलब ये है कि आप हिंदू और मुस्लिम को सामने रख के इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। अब किसका तुष्टीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए इसके अंदर जैसे राजकुमार जी ने भी बताया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं? विवाह, मतलब जो हम पहले बात कर चुके हैं कि शादी के मामले में चाहे हिंदू की बात करें, सिख की बात करें, बौद्ध की बात करें, जैन की बात करें, एक ही शादी कर सकते हैं, ये डिफाइंड है। लेकिन मुस्लिम धर्म में 4 शादियों का प्रावधान है। किसको? पुरुष को, महिला को नहीं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है, सब बराबर है, सबके लिए एक कानून है, तो सभी एक शादी कर पाएंगे। तो इसका लाभ किसको हुआ? मुस्लिम बहनों को, क्योंकि अत्याचार किन पे होता था? मुस्लिम बहनों पे। तो जब लाभ मुस्लिम बहनों को हो रहा है तो हम किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं भाई? दूसरी बात, जब हम बात करते हैं तलाक की, तलाक का विषय देखिए, हालांकि सरकार ने 3 तलाक के ऊपर तो कानून बना दिया, लेकिन मुस्लिम धर्म में अभी भी कई तरह के अलग अलग तलाक हैं। 3 तलाक को अगर हम छोड़ भी दें, वहां पे तो डाक के जरिए जैसे होता है वगैरह वगैरह। तो अगर इसके ऊपर सबके ऊपर समान कानून बन जाएगा, वही कानून सब पे लगेगा, जैसा कि हिंदू, सिख, बौद्ध वगैरह पे कि हमें कोर्ट में जाना होता है, उसके ऊपर कानूनी प्रोविजन है। अगर मुस्लिम बहनों को उनके लिए भी ये प्रोविजन होगा तो लाभ किसको होगा उसका? मुस्लिम बहनों को। आयु की, विवाह की आयु बाकी सभी जगह तो डिफाइंड है, लड़की की 18 साल, लड़के की 21 साल, लेकिन कम आयु कहाँ पे है? शरिया के हिसाब से मुस्लिम धर्म में। तो लाभ किसको हुआ? मुस्लिम बच्चियों को। तो ये जो कह देते हैं कि साहब आप तो तुष्टीकरण के लिए काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा इस बात पे विचार करना चाहिए। हम कर रहे हैं इसलिए कि राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। रविंद्र जी यहाँ बैठे हैं, कानून के जानकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने आर्टिकल 44 का जिक्र तो सभी ने कर लिया यहाँ पे। लेकिन अब मैं आर्टिकल 14 की बात करूंगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखा जाए, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कंडक्ट नहीं लेके आते तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 की भी अवहेलना या आर्टिकल 14 के विरुद्ध काम करना। बिल्कुल। तो हमें यूसीसी लेके आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 बड़ा क्लियर कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर। तो अलग अलग कानून ना हो, सबके लिए समान कानून हो, यही प्रयास है। और दूसरी चीज, अभी ये चिंता की थी कि जैसे पहले एक बार आ जाए उसके बाद देखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये चिंता की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विषय बड़े क्लियर है कि विवाह के मामले में क्या होगा, शादी के मामले में क्या होगा, विरासत के मामले में क्या होगा। आपकी साथी पार्टी की प्रवक्ता की ही चिंता है, और दिलचस्पी है इनके अलावा किसी को चिंता नहीं इस बात की। बाकी दलों ने तो स्वागत किया इसका। वही कह रहा हूँ कि इसमें तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात को जो बार बार किया जा रहा है, जब हमने पहले ये स्पष्ट कर दिया, जैसे उत्तराखंड के अंदर एक पैनल बना जिसका राजकुमार जी जिक्र कर रहे थे, हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के, उस पैनल का विषय क्या है कि सभी वर्गों से व्यापक चर्चा करना, चर्चा करके एक आम सहमति बनाना और उसकी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करना। यही बात हिमाचल के अंदर है, यही बात गुजरात में है। लेकिन अब जो एक विषय ये आ रहा था कि केंद्र बनाए या प्रदेश बनाए, हालांकि कॉन्करेंट लिस्ट का विषय, देखिए चाहे शादी की बात करें, चाहे तलाक की बात करें, चाहे विरासत की बात करें, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। केंद्र भी कानून बना सकता है, प्रदेश भी कानून बना सकता है, लेकिन इसके ऊपर व्यापक चर्चा हो, व्यापक चर्चा के बाद एक आम सहमति बने, उसके बाद एक यूसीसी बने, ये प्रयास है भारतीय जनता पार्टी। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि इसको थोप दिया जाएगा, कम से कम ये तो नहीं होगा। हम चर्चा जी ठीक आपने, हम चर्चा इस पर क्यों कर रहे हैं और अनिल विज की ओर से क्या बयान दिया गया था, उसके बाद क्या रिएक्शन आए हैं, इसे लेकर एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, उसके बाद रविंद्र ढूल जी आपके पास आएंगे। समान नागरिक संहिता का मसला एक बार फिर से देश में चर्चा में है। क्या देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में विभिन्न राज्य एकमत हो रहे हैं, या फिर ये चुनाव जीतने का फॉर्मूला बन गया है? क्योंकि देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल है। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, अगले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद हरियाणा और आम चुनाव भी दस्तक देने वाले हैं, जिसके चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है।
उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी हां, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इसे हरियाणा में जल्द से जल्द लागू करने को लेकर विचार कर रहे हैं। सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई धर्म, जाति, क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी बनाने की बात की जा रही है। और हरियाणा में भी हम विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसका हम जल्दी बनाएंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष शांत नजर आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्रियों से लेकर सांसद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी एक सुर में करते नजर आए। देखिए, ऐसा है कि जो भी कानून ऐसा है कि जिसके अंदर सभी नागरिकों को लाभ मिले और आने वाला जो हमारा भविष्य है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उनको उसका फायदा मिले, तो ऐसा कानून आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है। राजनीति तो इस मुद्दे पर भले ही गर्मा गई हो, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वकालत भी खूब हो रही है। जानकारों का मानना है कि हर धर्म में अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। कॉमन सिविल कोड आने से इस मुश्किल से राहत मिलेगी। देश की अदालतों में सालों से लंबित पड़े मामलों का निपटारा जल्द होगा। सभी लोगों के लिए कानून में एकरूपता आएगी, सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा, फिर चाहे वो नागरिक किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों न हो। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से में भी एक कानून लागू होगा। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। सिविल कोड लागू होने से महिलाओं को भी समान अधिकार का लाभ मिलेगा। भारत में अभी गोवा राज्य में ही लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बता दें, संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा है। इसमें कहा गया कि सरकार देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून लाने की कोशिश करेगी। हालांकि ये प्रयास अब तक कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में असम और कर्नाटक की सरकारों ने भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के संकेत दिए। फिलहाल मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा में इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। अब देखना ये है कि कश्मीर और अयोध्या के मुद्दे पर अपना वादा निभाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता पर क्या गंभीर पहल शुरू करने वाली है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई गृह मंत्री अनिल विज की ओर से क्या कहा गया कि ये भी हमने आपको बताया है, ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए, खास पैनल हमारे साथ एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रविंद्र सिंह ढुल जी, आप अच्छी बात है, आप स्वागत कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में आपकी की पार्टी के कुछ नेता हैं जिनको लगता है कि बीजेपी पोलराइजेशन का प्रयास कर रही है या केवल चुनावी शिगुफा ये छेड़ दिया गया कि इस पर कोई काम नहीं किया जाएगा। देखिए, पोलराइजेशन का प्रयास तो बीजेपी हमेशा करती है, इसमें कोई शक और कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यदि मैं मुद्दे को थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल अपॉलिटिकल कह के चलूं, तो मैंने एक चीज शुरुआत में कही थी कि बहुत मुश्किल है कि इसको राज्य के स्तर पर लागू किया जाए। हालांकि बिल्कुल प्रवीण जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कंकरेंट लिस्ट पे आइटम नंबर 5 है ये कि भाई आप तलाक और शादी के मामले में राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, जुडिक्शनल जो प्रॉब्लम है। आप बताइए, जो मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं, तो कोई व्यक्ति हरियाणा के अंदर जो है उस कानून के हिसाब से डिवोर्स दे नहीं सकता है। वो उत्तर प्रदेश में जाकर के बस जाए, यूपी में डिवोर्स दे देगा क्या?
ये उत्तर प्रदेश की जगह किसी और राज्य में चला जाए, वो डिवोर्स दे देगा, फिर उसका फायदा कोई लेना तो कोई मतलब नहीं था कि इन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब आउटसाइड जुरिडिक्शन चला जाएगा मामला तो इनको प्रोटेक्शन नहीं की जा सकती है। बहुत ज्यादा मुश्किल है कि शादी और तलाक के मामले में प्रॉपर्टी को लेकर के तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी राज्य के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी उसको तो आप गवर्न कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि प्रॉपर्टी राज्य से बाहर होगी उसको भी आप गवर्न नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से शादी और जो आपके डिवोर्स के जो मामले हैं इसको भी राज्य से बाहर गवर्न करना बेहद मुश्किल चीज है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशन आने वाली है। तो यही एक कारण है कि शायद सभी राज्यों ने जो है पैनल बनाया है। और अच्छी चीज ये है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को उसमें यदि पैनल में देंगे तो वो सारी चीजों को सोच करके कोई फैसला करेंगे। इसका कोई विरोध किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता राष्ट्रीय स्तर के ऊपर होगा, यदि इसको एक अच्छी और बढ़िया मंशा के साथ में इसको लागू किया जाए। जैसे 3 तलाक वाली बात थी, तो जो तलाक का जो सबसे न्यूनतम या फिर कह सकते हैं कि खराब जो रूप था, जिसको कहीं ना कहीं इस्लाम भी जो है कानूनी तौर पर ठीक नहीं मानता था, उसको अबोलिश किया सरकार ने। एक अच्छा कदम था, लेकिन उसको पोलराइजेशन के रूप में इस्तेमाल किया, वो गलत था। तो हर चीज के एक सही और गलत दोनों पहलू हो सकते हैं। तो जो सही पहलू है इसमें कोई शक नहीं है कि ये लागू होना चाहिए। इसको लागू करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि भारत की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा वाइड है। आप ये समझ सकते हैं कि मतलब कितनी ज्यादा वाइड है ये। शायद जो हम क्योंकि कानून के अंदर रहते हैं, कानून की चीजें देखते हैं रोज के रोज, यहाँ पर कबीले से कबीले के अंदर भी अलग अलग प्रकार के जो है आपके संस्कार और चीजें देखने को मिलती हैं। तो उन चीजों को अडॉप्ट करना, वहां पर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की चीजों को अडॉप्ट करना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसके लिए वाइड जो है एक इसकी इम्प्लीकेशन है। इसको आप अनुच्छेद 370 की तरह नहीं कर सकते हैं, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपने हटा दिया। यहाँ पर जो है चीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या फिर कानून से हटने वाली नहीं है। इसका वाइड इम्पैक्ट इसलिए है कि क्योंकि व्यक्ति के निजी जीवन के ऊपर डायरेक्ट जो है इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। तो इसलिए उनको उसके अंदर एक बहुत वाइड डिस्कशन की आवश्यकता है। मैं कहता हूं एक स्वागत योग्य कदम है, लंबा जाएगा। भाजपा को एक अच्छी मंशा के साथ लागू करना चाहिए। केंद्र के अंदर भी हमारी ओर से इनको समर्थन मिलेगा। इस चीज को मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। प्रवीण अत्रे साहब जवाब देना मंशा सही हुई तो सरल भाषा में तो समझ आया। अत्रे साहब, ये मान लीजिए हरियाणा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो शादी को लेकर या बच्चा गोद लेने को लेकर या तलाक देने को लेकर ठीक है यहाँ पर लागू होगा। लेकिन दूसरे राज्य में हरियाणा का नागरिक अगर जाता है, वहां तलाक लेता है, वहां अगर लागू नहीं हो पाता, तो अलग अलग राज्यों में इसे लागू किए जाने का क्या और कितना फायदा फिर? नहीं ज्योति, देखिए ऐसा है, इस बात का जवाब तो रविंद्र जी ने स्वयं ही दे दिया। रविंद्र जी ने स्वयं इस बात का जिक्र किया। जो हम पैनल बना रहे हैं, रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में पैनल बना रहे हैं, वो इन सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। जब वो सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे तो वो सभी बिंदुओं को देखने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी, उस हिसाब से आगे कदम बढ़ाया जाएगा। इसका जवाब तो खुद ही दे चुके। लेकिन एक चीज बड़ी हैरान करती है, देखिए जब ये बात कही जाती है कि साहब देखिए अलग अलग कबीले हैं देश के अंदर, अलग अलग धर्म है, आपको ये समझना चाहिए पिछले 71 साल से हमारे कोर मुद्दे थे धारा 370, हमारा कोर मुद्दा रहा है अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, हमारा कोर मुद्दा रहा है 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे घोषणा पत्र में हमने एक वायदा किया और इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें देकर सरकार में बिठाया, क्योंकि हमने जो वायदा किया घोषणा पत्र में उसको जनता ने स्वीकार किया। इस बात को समझ के चलना चाहिए। और हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि व्यापक चर्चा का मतलब ही ये होता है कि हर वर्ग से चर्चा करके एक आम सहमति बना के काम को किया जाए। इस बात को समझना पड़ेगा। केवल देखिए जैसे राजकुमार जी ने कहा था कि मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, बिल्कुल सही कहा था। हमारे पास मजबूत इच्छा शक्ति भी है और जनता का समर्थन भी है, तभी जनता ने हमें इतनी भारी बहुमत देकर सत्ता में बिठाया। तो हमने जनता से वायदा किया कि हमारे पास जब सत्ता आएगी तो हम ये काम करें। धारा 370 के लिए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी कुर्बानी दे दी। हम तो 71 साल से इन बातों को कर रहे हैं और आज हमें मौका मिला है। रविंद्र जी की पार्टी, जैसा कि रविंद्र जी ने कहा है कि वो समर्थन करेंगे, तो इनका सहयोग रहेगा तो स्वाभाविक है पूरा देश, सारे देश के नागरिक एक ही कानून के अंतर्गत होंगे, सभी एक समान होंगे, ऐसा मैं मान के चलना। विभा जी, आपकी पार्टी को क्यों संशय है जब कांग्रेस है, इनेलो है, सबको पहली नजर में कम से कम लगता है कि ये प्रयास अच्छा हो सकता है, पहल अच्छी हो सकती है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको लेकर बात हो सकती है, लेकिन आपको शुरुआत से ही इस पर डाउट है? आपकी जो मेन लीडिंग पोजीशन में जो पार्टी है, सत्ता में आप लोग जिनके साथ हैं, जिसका कोर मुद्दा है ये, उसे लेकर ही संशय है? ज्योति जी, इसके अंदर पार्टी का कोई अभी
ये नहीं है कि हमें इसके ऊपर संदेह है या हम इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें, मैं फिर से आपको कहती हूँ, क्या इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये कहा जाएगा कि एक समुदाय की महिलाओं को बुर्का नहीं पहनना? आपने देख लिया था कि उसका क्या अभी कुछ महीने पहले नतीजा था। ये पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा समुदाय को इम्पैक्ट करेगा। जिन समुदाय को इम्पैक्ट करेगा उनका राजीनामा बहुत ज़रूरी है। और अगर जिस फॉर्म में ये कमिटीज़, अगेन फिर से यही है कि कमिटीज़ जो रिकमेंडेशन देती हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो कमिटी जब रिकमेंडेशन लेके आएगी उसके ऊपर तो हम कहेंगे ना कि हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी हम हवा में बात कर रहे हैं कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। शादी से लेकर तलाक तक अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा है तो वो डायरेक्टली महिलाओं का नजर आता है। अगर आपको लगता है फायदा है, आप उस समुदाय की महिलाओं से पूछे क्या उन्हें वो फायदा लगता है या नुकसान। अच्छा। हम अपना किसी पर थोप नहीं सकते। नहीं, थोपने की तो बात ही नहीं हो रही बिल्कुल, ना। तभी कह रही हूँ कि जब पहले आने दीजिए, उसे डिस्कशन टेबल पर आने दीजिए, उसके बाद हम कहेंगे कि सपोर्ट है कि नहीं है और ये ठीक है कि ऐसा नहीं तो है। और जहाँ अमेंडमेंट की जरूरत होगी, वोट बैंक अलाउड नहीं कर रहा है क्लियर बोलने के लिए, बिल्कुल स्पष्ट बोलने के लिए इस मुद्दे पर। प्रवीण अत्रे जी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक सवाल इनसे सीधा पूछना चाहता हूँ, महिला है, बेहतर जवाब दे पाएंगी। क्या वो ये चाहती हैं कि बच्चियों की शादी 9 साल या 8-10 साल की आयु में हो जाए, या वो ये चाहती हैं कि बच्चियों की शादी जो है 18 साल के बाद होनी चाहिए? वो बता दें, जब वो इसका जवाब दे देंगे तो इनकी राय स्पष्ट हो जाएगी। अत्रे जी, मैं यहाँ ये सवाल और जो 4 शादियों का प्रावधान है वो अच्छा है क्या? या तलाक को लेकर भी, 3 तलाक को लेकर भले ही हो गया, लेकिन अत्रे साहब ने कहा कि कुछ अभी भी कुछ रास्ते हैं या तरीके हैं तलाक ले जाने के। क्या ये ठीक है? फिर आप एक महिला प्रवक्ता के नाते क्या कहते हैं? 4 शादियां करने का अधिकार हो, क्या आप ये चाहती हैं, या पुरुष भी एक ही शादी करे, आप ये चाहती हैं? मेरे चाहने से नहीं होगा, मैं बार बार वही बोल रही हूँ। नहीं, पार्टी का स्टैंड तो आप रखेंगी ना, हम व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात नहीं कर रहे, हम जजपा प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत महिला होने के नाते पूछ रहे हैं तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ इस बारे में। मैं वैसे कह रही हूँ कि जब तक आएगा नहीं ऑन द टेबल कि इसके अंदर क्या क्या क्लॉजेस हैं और इसमें क्या अमेंडमेंट, ये तो शुरुआत में ही मोटा नजर आता है ना कि ये तो कम से कम होगा। अगर ये होगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो ये तो होगा ही। अच्छा है, अगर ये सारे समुदाय के लिए अच्छा है तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट। अगर हर नागरिक के लिए अच्छा है, हर समुदाय के लिए अच्छा है, तो इसके हमारी पार्टी क्यों नहीं सपोर्ट करेगी? राजकुमार सिंह जी, जेजेपी अभी अगर मगर की स्थिति में है, जो बात बहुत कोई भी समझ सकता है कि वो बात विभादी समझने को तैयार नहीं है पैनल पर, ये तो सबसे पहले दिखता है ना कि महिलाओं का तो कम से कम इसमें फायदा ही होगा। मुझे लगता है वो थोड़ा भ्रम की स्थिति है विभा पांडे जी को। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। ये हो सकता है कि पार्टी का स्टैंड ये हो कि अभी हमें इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, या हमें मुझे लगता है पार्टी में ऐसा चर्चा नहीं हुई या इनको पार्टी से चर्चा का मौका नहीं मिला। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि सिद्धांत तय है, हम देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून के पक्ष में है या नहीं है। उस कानून का स्वरूप क्या होगा उस पर चर्चा हम लोग कर नहीं रहे। अभी वो तो अभी कमेटी बन रही है, चर्चा करेंगी, सुझाव लेंगी, रिपोर्ट देंगी, उसके बाद कानून का स्वरूप सामने आएगा, तब हम उस पर चर्चा करेंगे किसके कौन कौन से बिंदु अच्छे हैं, कौन कौन से बिंदु जटिल हैं और कौन कौन से बिंदुओं से बचने की जरूरत है। बिल्कुल, तो वो बहुत दूर की बात कर रही है। फिलहाल सवाल ये था कि सिद्धांत तय वो पूरे देश में समान कानून के पक्ष में है या नहीं है, और इसका जवाब देना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस स्पष्टता से अपनी बात कही है, वो मुझे लगता है कि चीजों को स्पष्ट करने के लिए काफी है। बिल्कुल, उन्होंने कुछ व्यवहारिक बिंदु उठाए हैं और मैं उनको पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा। अगर एक राज्य में कानून बनेगा दूसरे में नहीं बनेगा तो व्यवहारिक जटिलताएं आ सकती है। और मेरा अपना आकलन ये है कि जिस तरह से राज्य दर राज्य कमेटियां बनाई जा रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, उसका मकसद शायद यही है कि राज्य के स्तर पर ये एक्सरसाइज ज्यादा आसानी से हो सकती है कि सभी नागरिकों से, सभी वर्गों से उनकी राय ली जाए, सहमति के बिंदु बने और जहां सावधानी बरतनी है वो भी रेखांकित की जाए, और उसके आधार पर केंद्र के स्तर पर शायद कोई ऐसी पहल हो जो पूरे राष्ट्र के लिए लागू होगी। बिल्कुल, तो हमें उस भ्रम से बचने की जरूरत है कि सरकार करना क्या चाहती है और जरूरत किस चीज की है। और अभी एक विचार है, ये पहली स्टेज है, बिल्कुल पहली स्टेज है, इस विचार को लेकर चर्चा है कि इसका स्वागत होना चाहिए या फिर नहीं है। जी,
चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में वक्त देने के लिए, हरियाणा न्यूज के इस बहस में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज की ओर से इस बात का संकेत दिया गया है। तो कितनी जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या वाकई इस दिशा में काम किया जाएगा या फिर चुनावी शिगुफा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।